हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार कैरियर पावर एकेडमी की इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। ठीक है, चलिए हम जो छत्तीसगढ़ जीएस का हिस्ट्री के एक सीरीज वाइज वीडियो बना रहे थे, उसी सीरीज़ में आगे आज कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में गुप्त राजवंश के कौन कौन सी जानकारी मिलता है और कौन कौन से प्लेसेस से उनके सिक्के मिलते हैं, कौन से राजाओं का यहाँ लिंक मिलता है। ये सभी चीज़ें हमारी व्यापम में और पीएससी में और अदर जो स्टेट के एग्ज़ाम होते हैं सभी में आता है। ठीक है, तो चलिए आज हम इसी टॉपिक पे चर्चा करते हैं कि छत्तीसगढ़ में गुप्त राजवंश का क्या मिलता है जी, जानकारी मिलता है। देखिए, छत्तीसगढ़ में गुप्त राजवंश की जानकारी देखिए। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारे गुप्त डायनेस्टी था, गुप्त वंश है, ये मगध में रह कर के शासन करते हैं। कहाँ पे रह कर के शासन करते हैं जी? मगध में रह कर के शासन करते हैं, करीबन 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक। ठीक है, 4th सेंचुरी से लेकर के 6वीं शताब्दी तक, 6th सेंचुरी तक गुप्त डायनेस्टी ने मगध क्षेत्र में शासन किया। ठीक है, और इसी टाइम पीरियड में हमारे छत्तीसगढ़ में भी इनके क्या मिलता है जी, जानकारी मिलता है। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो हमारा मगध का क्षेत्र है, ठीक है भाई, और हमारा ये छत्तीसगढ़ है, तो आप सभी को पता होगा कि मगध के क्षेत्र से इन लोगों ने शासन स्टार्ट किया और धीरे धीरे पूरे भारत के एरिया को इन्होंने जीत लिया था। ठीक है, तो मगध क्षेत्र से हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र में भी इनका साम्राज्य फैल चुका था, इसीलिए हमारे छत्तीसगढ़ से इनका कुछ न कुछ क्या मिलता है जी, जानकारी मिलता है। क्वेश्चन क्या आएगा कि गुप्ता पीरियड में, गुप्त के समय छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था? ठीक है, तो गुप्त टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था अगर क्वेश्चन आता है तो ये हो जाता है दक्षिणापथ। एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन करता है कि गुप्त टाइम पीरियड में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना गया है, तो क्या लगा देना जी, दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है। जबकि हमारा जो बस्तर है, ठीक है, इसको महाकांतार के नाम से जाना गया है, महाकांतार। ठीक है, तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ को दक्षिणापथ के नाम से जाना गया है, जबकि जो बस्तर है उसको क्या जाना गया है जी, महाकांतार के नाम से जाना गया है। ठीक, तो ये 4वीं से लेकर 6वीं शताब्दी तक जो इनका टाइम पीरियड है, तो थोड़ा सा गुप्त डायनेस्टी के बारे से भी हम लोग को देखना चाहिए। जैसे इस डायनेस्टी का संस्थापक कौन है, फाउंडर कौन है? तो इस डायनेस्टी का संस्थापक था श्रीगुप्त। कौन था जी? श्रीगुप्त। सुने होंगे आप लोग नाम, है ना, कि गुप्ता डायनेस्टी का जो संस्थापक है उसका नाम क्या था जी, श्रीगुप्त था। और इसके और महान राजा कौन हुए? तो महान राजा के रूप में हमें मिलता है चंद्रगुप्त का नाम, समुद्रगुप्त का नाम, ठीक है भाई, और मिल जाएगा चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का नाम मिल जाएगा इसमें। तो ये इस डायनेस्टी के महान राजा होते हैं जिनका हमारे छत्तीसगढ़ से कहीं ना कहीं लिंक बनता है। कैसे देखिएगा, ठीक है, तो थोड़ा सा याद कर लेंगे। गुप्त डायनेस्टी का हमारा संस्थापक कौन हो जाएगा? श्रीगुप्त। गुप्त डायनेस्टी के अन्य जो फेमस राजा है कौन हो जाएंगे? चंद्रगुप्त हो जाएगा, समुद्रगुप्त हो जाएगा और चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो जाएगा। ठीक है, इनके हमारे छत्तीसगढ़ में कई जगहों से सिक्के मिले हैं, बहुत सारे जगह हैं गुप्त डायनेस्टी के छत्तीसगढ़ में सिक्के। गुप्त के छत्तीसगढ़ में सिक्के कहाँ से मिलते हैं, तो बहुत सारे जगह हैं, हम देखते हैं। ठीक है, हमारा एक सिक्का मिलता है खरसिया से, खरसिया जो कि कहाँ आता है जी, रायगढ़। यहाँ पे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है भाई, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के यहाँ पे सिक्का मिलता है जिसमें धनुर्धारी उसको धनुष पकड़ा हुआ दिखाया गया है।
तो एग्ज़ाम में आपको पूछ सकता है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के धनुर्धारी प्रकार के सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो क्या लगा देना, रायगढ़ खरसिया से हमें देखने को मिलता है। इसी तरह और हमें सिक्के मिलेंगे पिटाईवल्द रायपुर से, पिटाईवल्द जो कि कहाँ है जी, रायपुर, यहाँ से हमें सिक्के मिलते हैं। इसी तरह से हमें मिलते हैं बानाबरद दुर्ग से, बानाबरद दुर्ग से मिलेगा। इसी तरह और मिलेंगे हमें आरंग से, कहाँ से मिलेगा जी, आरंग रायपुर से मिल जाएगा। तो ये सभी प्लेसों से हमें गुप्त काल के क्या मिलते हैं जी, सिक्के मिलते हैं। आप माइंड में रखिएगा, खरसिया रायगढ़ से मिलता है, पिटाईवल्द रायपुर से मिलता है, बानाबरद दुर्ग से मिलता है और आरंग रायपुर से मिलता है। पिटाईवल्द रायपुर से याद रखना 40 सिक्के मिले। कैसे, कितने सिक्के मिले हैं जी, 40 सिक्के हमें देखने को मिलता है। कहाँ पे, पिटाईवल्द रायपुर से। तो ये बेसिक स्ट्रक्चर समझ गए होंगे, है ना। चलिए हम एक एक राजाओं के बारे से देखते हैं कि कौन से राजा की जानकारी हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास से जुड़ी हुई है और कैसे जुड़ी हुई है। ठीक है, देखिए भाई, समुद्रगुप्त, क्या नाम है जी, समुद्रगुप्त। तो आप जानते होंगे जब गुप्ता डायनेस्टी हम भारत में पढ़ते हैं तो समुद्रगुप्त ने एक अभियान चलाया था। क्या चलाया था जी, एक अभियान चलाया था, जिस अभियान का नाम था दक्षिणापथ अभियान। कौन सा अभियान चलाया था जी, दक्षिणापथ अभियान चलाया था, क्योंकि ये हमारे साउथ इंडिया में आकर के जितने भी एरिया थे सबको जीतने का प्रयास करते हैं, कह सकते हैं। तो समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान में याद रखना, इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में भी क्या किया था जी, आक्रमण किया था। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ भी इस एरिया में आता है, इनके अटैक में आता है। और छत्तीसगढ़ के दो क्षेत्र कह सकते हैं, एक हमारा इस टाइम शासन चल रहा था जो नल वंश का शासन था, तो नल वंश के व्याघ्र राज को इन्होंने हराया था। इसको हराया था जी, व्याघ्र राज को हराया था। एक चल रहा था वाकाटक, क्या चल रहा था जी, वाकाटक डायनेस्टी। और वाकाटक डायनेस्टी की इन्होंने समुद्रगुप्त ने हराया था। किसे जी, एक पर्सन है जिनका नाम है महेंद्र सेन। क्या नाम है जी, महेंद्र सेन, याद रखिएगा महेंद्र सेन को। तो दो पर्सन को इन्होंने हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र से हराया। किसे किसे भाई, एक तो व्याघ्र राज को हराया और एक वाकाटक वंश के किसको हराया जी, महेंद्र सेन को हराया। तो एग्जाम में डायरेक्ट आपको पूछ सकता है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिणापथ अभियान में छत्तीसगढ़ से कौन कौन से राजाओं को हराया। तो नल डायनेस्टी का राजा था व्याघ्र राज और वाकाटक डायनेस्टी का राजा था महेंद्र सेन, इन दोनों को हराया था। ऐसी हमें जानकारी मिलता है। ठीक है, और हराने के बाद याद रखना, इन्होंने इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था। अपने साम्राज्य में क्या किया जी, नहीं मिलाया, बल्कि एक नीति का पालन किया, जिस नीति का नाम था ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति। ठीक है, इस पॉलिसी का नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछ सकता है। ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति कहते हैं। इस नीति के तहत क्या होता है कि पहले तो शत्रु पर विजय प्राप्त करो, शत्रु पर क्या प्राप्त करो जी, विजय प्राप्त करो, फिर उनको क्या कर देना जी, छोड़ देना, और उनसे क्या लेना, टैक्स लेना, कह सकते हैं। ठीक है, अब समुद्रगुप्त इस एरिया में जो जो जीता है उस एरिया के जो राजा हैं उनको छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उनसे क्या लेना स्टार्ट कर देते हैं जी, टैक्स लेना स्टार्ट कर देते हैं। यही आपकी जानकारी मिलता है हमें किसके बारे से, समुद्रगुप्त के बारे से, याद रखिएगा। ठीक है, इन सब की जानकारी हमें एक बुक से मिलती है, एक बुक या एक लेख से मिलती है कह सकते हैं, जिसका नाम है प्रयाग प्रशस्ति। क्या नाम है जी, प्रयाग प्रशस्ति। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि ये समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान की जानकारी किससे मिलती है, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है ये हरिशेन द्वारा लिखा गया है। इसके लेखक का नाम क्या है जी, हरिशेन है, याद रखिएगा। ठीक है, तो
तो हरी सेठ द्वारा लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त के दक्षिणापथ अभियान के बारे से जानकारी है, जिसे महेंद्र सेन और व्याघ्रराज को हराने के बाद इन्होंने ग्रहण मोक्ष अनुग्रह की नीति का पालन किया और उनको क्या कर दिया जी, छोड़ दिया। तो ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। इसी समुद्रगुप्त की एक पत्नी थी जिनका नाम था रूपा देवी। क्या नाम था जी, रूपा देवी, जिनकी जानकारी हमें मिलता है महासमुंद जिला के, कौन सा जिला के जी, महासमुंद जिला के एक जगह है कोपरा ग्राम। कौन सा ग्राम जी, कोपरा ग्राम से इनकी जानकारी मिलता है। तो ये भी एक कंटेंट आप ऐड कर लीजिएगा कि इनकी पत्नी रूपा देवी की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो महासमुंद के कौन से ग्राम से, कोपरा ग्राम से हमें देखने को मिलती है। तो ये सब फैक्ट हमें जानकारी मिलता है किसके बारे से जी, समुद्रगुप्त के बारे से। ठीक है, तो समुद्रगुप्त का डिटेल इतना ही है, इसके बारे से आप याद रखिएगा। चलिए हम नेक्स्ट राजा को देखते हैं कि कौन कौन सी जानकारी मिलती है। देखिए समुद्रगुप्त के बाद सेकेंड हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय बोलते हैं, या फिर इसी को विक्रमादित्य भी कहा जाता है। ठीक है भाई, चंद्रगुप्त द्वितीय या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बारे से देखते हैं। तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती। क्या नाम था जी, प्रभावती, एग्जाम में पूछ सकता है। इनकी एक डॉटर थी, एक पुत्री थी जिनका नाम था प्रभावती, और प्रभावती का इन्होंने विवाह किससे किया था जी, तो वाकाटक वंश के एक राजा थे, वाकाटक डायनेस्टी के एक राजा थे जिनका नाम था रुद्रसेन। क्या नाम था जी, रुद्रसेन नाम के पर्सन से किया था, याद रखिएगा। ठीक है, और ये वाकाटक डायनेस्टी का हमारे छत्तीसगढ़ के नॉर्थ छत्तीसगढ़ से रिलेशन था कह सकते हैं, या उनके कब्जे में था हमारा। ठीक है, तो प्रभावती का विवाह हो जाता है किससे जी, रुद्रसेन से, ऐसा हमें जानकारी मिलता है। चंद्रगुप्त सेकंड की जो पुत्री थी, इनका हमें सिक्का मिलता है। क्या मिलता है इनका भाई, सिक्का मिलता है। कहाँ से मिलता है, तो मैंने आपको बताया था कि खरसिया से, जो कि कहाँ आता है जी, रायगढ़ जिले में आता है। तो रायगढ़ खरसिया से इसके सिक्के मिलते हैं। जो सिक्का कैसा सिक्का है जी, धनुर्धारी प्रकार के सिक्के, धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के, याद रखिएगा। ठीक है, धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के हमें कहाँ से मिलते हैं, खरसिया रायगढ़ से मिलते हैं, जो कि किसका सिक्का माना गया है जी, चंद्रगुप्त सेकंड का हमें सिक्का माना गया है। तो यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के धनुर्धारी प्रकार के स्वर्ण सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो खरसिया रायगढ़ से हमें देखने को मिलता है। ठीक, तो ये दो पॉइंट हमें जानकारी रखना है किसके बारे से, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे से। इसके बाद देखिए और कुछ व्यक्ति हैं जिनके हमें सिक्के वगैरह मिल जाते हैं, जैसे कि कुमारगुप्त। क्या नाम है जी, कुमारगुप्त। तो कुमारगुप्त के हमें सिक्के मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं भाई कुमारगुप्त के सिक्के, तो कुमारगुप्त के सिक्के हमें आरंग से देखने को मिलता है। कहाँ से देखने को मिलता है जी, आरंग, याद रखिएगा। आरंग कहाँ आता है जी, रायपुर। ठीक है, तो कुमारगुप्त के सिक्के आरंग रायपुर से मिलते हैं। और यह सिक्के किस प्रकार के सिक्के हैं, तो रत्न जड़ित मयूर सिक्के कहा गया है। रत्न जड़ित मयूर सिक्के। ठीक है, एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि कुमारगुप्त के रत्न जड़ित मयूर सिक्के कहाँ से मिले हैं, तो क्या लगा देना जी, आरंग रायपुर से हमें देखने को मिलता है। रत्न जड़ित मतलब उसमें कुछ कुछ आपका रत्न, जैसे कि पत्थर वगैरह या कुछ विशेष क्वालिटी के आपका रत्न उसमें लगाए गए हैं। और उसका स्ट्रक्चर कौन सा बना है जी, मयूर। इसलिए बना है क्योंकि माना जाता है कि कुमारगुप्त जी कार्तिकेय भगवान की पूजा करते थे। ठीक है, और कार्तिकेय भगवान की पूजा करने के वजह से कार्तिकेय जी का जो वाहन है मयूर, उनका इसमें हमें स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसके बाद जो पिटाईवल्द रायपुर से, कहाँ से जी, पिटाईवल्द रायपुर से हमें सिक्के मिलते हैं। कितने सिक्के, 40 सिक्के। इसमें दो लोगों के नाम की जानकारी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, एक का नाम महेंद्रादित्य देखने को, महेंद्रादित्य, और एक का नाम विक्रमादित्य। मतलब इसमें दो राजाओं का जिक्र किया गया है,
एक महेंद्रादित्य का और एक किसका जी, विक्रमादित्य का। तो महेंद्रादित्य जो नाम है ऐसा माना जाता है कि ये कुमारगुप्त के ही कहा गया है। किसको कहा गया है जी, कुमारगुप्त की ही ऐसा नाम दिया गया है। और विक्रमादित्य जो नाम है ये स्कंदगुप्त का नाम माना जाता है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा, कुमारगुप्त को महेंद्रादित्य के नाम से, विक्रमादित्य के नाम से स्कंदगुप्त को कहा गया है, ऐसे हमें जानकारी देखने को मिलता है। तो ये सब जानकारी हमें किसके बारे से मिलेगा, कुमारगुप्त के बारे से। क्या क्या एक बार रिपीट करते हैं। इनके हमें सिक्के मिलते हैं कहाँ से जी, आरंग रायपुर से देखने को मिलेगा। किस प्रकार का सिक्का है, तो रत्न जड़ित मयूर सिक्का है। ठीक है, पिटाई बल्दा रायपुर से कितने सिक्के मिले हैं, तो 40 सिक्के, जिसमें महेंद्रादित्य और विक्रमादित्य नाम का उल्लेख किया गया है। महेंद्रादित्य कुमारगुप्त के सिक्के माने गए हैं और विक्रमादित्य किसके हैं जी, स्कंदगुप्त के नाम माना गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और गुप्त काल की कौन सी जानकारी मिलती है, तो देखिए इनका नाम था भानुगुप्त। क्या नाम, भानुगुप्त। ठीक है, और भानुगुप्त के एक अभिलेख मिले हैं जिसको नाम दिया गया है एरण अभिलेख। क्या नाम दिया गया है भाई, एरण अभिलेख नाम मिला है, याद रखिएगा। एरण अभिलेख किसका पाया गया है जी, भानुगुप्त का पाया गया है। और ये एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है इंडियन हिस्ट्री में, ये एरण अभिलेख में सबसे प्रथम बार, ठीक है भाई, सती प्रथा का, कौन सी प्रथा का जी, सती प्रथा का लिखित साक्ष्य मिलता है। एग्जाम में आपको पूछ सकता है कि सती प्रथा का सबसे पहले लिखित साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो एरण अभिलेख से मिलता है, जो कि 510 एडी लिखा गया है इसमें। ठीक है, 510 एडी लिखा गया है। और ये किसका आपका अभिलेख माना गया है जी, भानुगुप्त का अभिलेख माना गया है। और हमारे छत्तीसगढ़ से इसका कैसा रिलेशन है, तो देखिए भाई, छत्तीसगढ़ से इसका रिलेशन ऐसा है कि इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के एक राजा के नाम का उल्लेख किया गया है। और वह नाम कौन सा है, शरभराज। कौन सा नाम है जी, शरभराज। एग्जाम में अगर पूछता है कि भानुगुप्त के एरण अभिलेख में कौन से राजा का नाम का जिक्र किया गया है, तो छत्तीसगढ़ के क्या लगा देना जी, शरभराज, जो माना जाता है कि ये शरभपुरी वंश के संस्थापक हैं। हमारे छत्तीसगढ़ के एक लोकल डायनेस्टी है शरभपुरी, तो शरभपुरी वंश के ये फाउंडर हैं, संस्थापक हैं। ठीक है भाई, तो इस तरह से शरभपुरी वंश के संस्थापक का इसमें नाम दिया गया है, शरभराज का। इसलिए भानुगुप्त का एरण अभिलेख छत्तीसगढ़ के इतिहास का एक इम्पॉर्टेंट साक्ष्य माना जा रहा है, ताकि इसमें हमारे छत्तीसगढ़ के इतिहास की कुछ जानकारी हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे जानकारी दे रहे हैं सब किस काल की जानकारी है जी, गुप्त काल की जानकारी है। यहाँ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है कि गुप्त काल का कौन कौन सी जानकारी मिलता है, कौन कौन से सिक्के मिलते हैं, कौन कौन जगहों से मिलता है, कौन सा इतिहास जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट देखिए। माना जाता है कि देवरानी जेठानी जो मंदिर है, कौन सा मंदिर जी, देवरानी जेठानी जो मंदिर है, यह मंदिर भी किस काल में बना है जी, गुप्त कालीन एक मंदिर माना जाता है। ठीक है, कौन सा मंदिर माना जाता है भाई, गुप्त कालीन एक मंदिर माना जाता है। कौन सा मंदिर, देवरानी जेठानी का जो मंदिर आपको मिलेगा। ठीक है, ये देवरानी जेठानी का मंदिर कहाँ मिलेगा जी, तो आप सभी को पता होगा ये ताला गांव में है। कहाँ पे है भाई, ताला गांव में है, जो कि हमें कहाँ मिलेगा जी, बिलासपुर में। ठीक है, तो एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा कि देवरानी जेठानी का मंदिर को किस काल का एक मंदिर माना गया है, तो गुप्त कालीन मंदिर माना गया है। और इसमें कौन सा आपका नाम है जी, देवरानी जेठानी का मंदिर। और ये कौन से आपका जगह पे मिलता है, ताला गांव बिलासपुर में हमें देखने को मिलता है। और ये गुप्त काल से कहीं ना कहीं क्या है जी, इसका रिलेशन है, इसका जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो याद रखिएगा ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं गुप्त काल से जुड़े हुए, जिसको हम लोगों ने एक वीडियो में मर्ज करके देखने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है,
चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।